हाय एवरीवन, बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ रहे थे हम लोग न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में और इसमें डीएनए का सेकेंडरी स्ट्रक्चर देख रहे थे। उसके पहले हम लोग चार्जअप्स रूल देख चुके थे और यह जो वाटसन क्रिक मॉडल था डीएनए का सेकेंडरी स्ट्रक्चर के लिए, उसमें अभी तक जो हम लोग देखे थे कि डीएनए में जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होते हैं वे राइट हैंडेड हेलिकल फॉर्म में होते हैं और इसमें से वैसे दो हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है राइट हैंडेड। दोनों एक कॉमन एक्सिस के एलोंग होते हैं एंटी पैरेलल और ये कहलाते हैं स्ट्रैंड्स। मतलब जो डीएनए मॉलिक्यूल है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वह डबल स्ट्रैंडेड, दो स्ट्रैंड बनते हैं, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर जो है उसका बनता था। राइट हैंडेड हेलिकल था। उसके बाद फिर हम लोग देखे थे इसमें कि जो हेलिकल स्ट्रक्चर बन रहा था डीएनए मॉलिक्यूल के लिए, दो स्ट्रैंड वे थे एक दूसरे से एंटी पैरेलल और उसमें से हम लोग देखे थे कि प्रत्येक टर्न में जो है 10 न्यूक्लियोटाइड होते थे और जो उसका लेंथ होता था एक कंप्लीट टर्न का जिसमें 10 न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल्स थे वह हो रहा था तकरीबन 3.4 नैनोमीटर और जो डायमीटर था हेलिक्स का बीच वाला वह था 2.0 नैनोमीटर। तो इसके बाद अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। दो स्ट्रक्चर जो मतलब 2 पॉइंट जो अभी तक कंसिडर किए थे हम लोग, उस हिसाब से एक स्ट्रक्चर भी सिंप्लीफाई करके बताया गया था, एक सिंप्लीफाई करके स्ट्रक्चर भी बताया गया था कि यदि यह कॉमन एक्सिस है तो इसके अलोंग दो राइट हैंडेड हेलिक्स बनते थे ऐसा, इस प्रकार से। इसी में इसको हम लोग ग्रुप्स के टर्म में दिखाते हैं नाली के जैसा ऐसा, और वैसा ही फिर एक इधर से बनेगा ऐसा। इस प्रकार से स्ट्रक्चर था। स्ट्रैंड, इसी को हम लोग स्ट्रैंड बोलते थे। एक तरफ 3' एंड था, एक तरफ यहाँ 5' एंड था। ये एक्सिस हुआ। इसके बाद इसमें जो हम लोग देख रहे थे कि यह जो एक कंप्लीट टर्न था यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस कंप्लीट टर्न में टोटल 10 न्यूक्लियोटाइड थे और ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस था वह डिस्टेंस था कितना, 3.4 नैनोमीटर। उसके बाद इस डायमीटर की बात की थी हमने जो था 2.0 नैनोमीटर। दोनों एंटी पैरेलल हैं, देख के ही हम लोग को पता चल रहा है। अब इसके आगे यदि हम लोग बात करें इसमें 2 पॉइंट के बाद, तो थर्ड पॉइंट में बोल रहा है इसके लिए कि द पोलर हाइड्रोफिलिक सुगर फॉस्फेट backbones of both strands are on the outside of the double helix and the relatively less polar हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफोबिक बेसिस में ये प्यूराइन हो सकते हैं या पिरिमिडिन, दोनों of both strands
of both strands are stacked outside the double helix। मतलब क्या हुआ, सो देखो, यह जो हम लोग लिखे हैं न्यूक्लियोटाइड के बारे में, तो न्यूक्लियोटाइड में तो तीन चीज़ हम लोग जान रहे हैं, फॉस्फेट प्लस शुगर प्लस बेस। अब यह जो फॉस्फेट और शुगर है ये ज़्यादा पोलर है, और ये जो बेस है वो लेस पोलर होता है। लेस पोलर के साथ साथ इसको हम लोग हाइड्रोफोबिक बोल सकते हैं। हाइड्रोफोबिक मतलब जो वाटर के साथ इंटरैक्ट नहीं करता है, और ये जो पोलर है वो हाइड्रोफिलिक हो गया। हाइड्रोफिलिक मतलब जो वाटर के साथ अच्छे से इंटरैक्ट करेगा। तो बोल रहा है कि न्यूक्लियोटाइड में ये जो तीन चीज़ है, फॉस्फेट प्लस शुगर प्लस बेस, तो इसमें फॉस्फेट और शुगर मोर पोलर ग्रुप हुआ, हाइड्रोफिलिक नेचर का, और जो बेस है वह हाइड्रोफोबिक होता है। तो यहाँ से बोल रहा है कि यह जो लेस पोलर हाइड्रोफोबिक पार्ट है बेस वाला, वह इनसाइड होगा, यहाँ इनसाइड अंदर की तरफ होता है। मतलब जितना भी बेस है ना, इस सब बेस देखो ऐसे अंदर की तरफ होगा, बेस सब अंदर की तरफ होगा इस प्रकार से, और बाकी जो फॉस्फेट और शुगर बचे वो बाहर की तरफ। फॉस्फेट प्लस शुगर, फॉस्फेट प्लस शुगर, इधर भी फॉस्फेट प्लस शुगर, फॉस्फेट प्लस शुगर, ऐसे करके। तो इतना सा बात हम लोग को ध्यान रखना है। तो अभी तक में हम लोग क्या क्या देखे कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है उसका राइट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर है, दो हेलिक्स बन रहे हैं जिसको स्ट्रांड बोलते हैं, मैंने डबल स्ट्रांडेड स्ट्रक्चर हो गया। ये दोनों स्ट्रांड एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल हैं। इसका मतलब बताए थे लास्ट क्लास में हम कि जैसे इस तरह से हेलिक्स बन रहा है तो दूसरा भी ऐसे ही रहता, तो ये होता पैरेलल, लेकिन एक यहाँ ऐसे तो दूसरा ऐसे जा रहा है, एंटी पैरेलल हो गया। तो एंटी पैरेलल है एक कॉमन एक्सिस के अलोंग। फिर हम लोग देखें कि प्रत्येक टर्न में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, और इनका ये जो होता है डिस्टेंस वह 3.4 नैनोमीटर है, और यहाँ जो डायमीटर है वह 2.0 नैनोमीटर। फिर अभी हम लोग देखें कि इस न्यूक्लियोटाइड में जो तीन चीज़ें फॉस्फेट, शुगर और बेस, तो फॉस्फेट और शुगर जो है बाहर की ओर हुआ, फॉस्फेट शुगर बाहर की ओर हाइड्रोफिलिक पार्ट है, और बेस जो है अंदर की ओर, हेलिक्स के अंदर की ओर होता है। तो 3 पॉइंट में इतना सा बात अभी तक हम लोग जाने डीएनए के बारे में। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट 4th नंबर। फोर्थ नंबर बोला है कि द टू हेलिसेस, हेलिक्स का प्लूरल है, आर ओरिएंटेड सो एज टू क्रिएट टू अनइक्वल हेलिकल ग्रुप्स, टू अनइक्वल हेलिकल ग्रुप्स। दो प्रकार का ग्रुप्स इसमें बनता है। ग्रुप्स का मतलब नाली। तो दो जो ग्रुप्स है, एक मेजर ग्रुप हुआ और दूसरा माइनर ग्रुप। तो जो मेजर ग्रुप का विड्थ है, चौड़ाई, वह बोल रहा है 1.2 नैनोमीटर होता है, और माइनर वाला का 0.6 नैनोमीटर होता है। और ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो इसका मतलब हम लोग जो है ऐसे समझ सकते हैं यहाँ से कि ये जो दो नाली बन रहा है, देखो ये दोनों जो बन रहा है नाली, एक ई हुआ और दूसरा जो है दूसरा नाली इसके लिए ले सकते हो आप, जो ग्रुप्स है। तो बोल रहा है कि दोनों में से एक ज़्यादा मोटा होता है। मतलब एक समझो कि इस तरह का यदि है तो इसका विड्थ दिया हुआ है 1.2 नैनोमीटर,
और दूसरा जो होगा या इससे पतला होगा जिसका विड्थ दिया हुआ है 0.6 नैनोमीटर। तो ये जो नाली बनते हैं हेलिक्स में, ग्रुप्स जो बन रहा है, इसका विड्थ बोल रहा है कि बराबर नहीं होता है, अलग अलग विड्थ का है। एक थोड़ा मोटा होता है जिसको मेजर ग्रुप बोलते हैं, और एक पतला होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइनर ग्रुप बोलते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि इसके अपोजिट ही है तो एक यहाँ मोटा एक पतला होगा, ये दोनों तो एंटी पैरेलल हो गया ना, अपोजिट। जो पैरेलल वे में अरेंज होते हैं उनका ऐसे विड्थ के बारे में बोल रहा है कि ये जो दोनों ग्रुप्स हैं मेजर और माइनर, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल ही चलते हैं। ये दोनों जो है एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं। मतलब ऐसे समझो कि यदि ई वाला हुआ मेजर सपोज, तो फिर ए वाला जो ग्रुप्स है इसका ई होगा माइनर। देखो ये दोनों पैरेलल हुआ ना ऐसे। तो इस तरह से जो मेजर और माइनर ग्रुप है एक दूसरे के क्या होता है, पैरेलल होता है। इस तरह से ध्यान दोगे, ई और ई देखो एक दूसरे का पैरेलल है ऐसे। तो इस प्रकार से जो है इसको ध्यान में रखना है कि जो दो हेलिक्स बनते हैं दोनों इस प्रकार से ओरिएंट होते हैं कि उनका ग्रुप्स अलग अलग होता है। ग्रुप्स मतलब बताया ये जो नाली जैसा बन रहा है इसका, तो मेजर ग्रुप का विड्थ जो है 1.2 नैनोमीटर, माइनर इसका आधा है। और ये जो दोनों ग्रुप्स हैं एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। जैसे हम समझाए कि देखो ई आ रहा है और ये ऐसे, तो ये दोनों पैरेलल है। तो ई दोनों को कंपेयर करेंगे, एक मेजर होगा और दूसरा क्या होगा, माइनर होगा। उसके बाद दो स्ट्रैंड बन रहे हैं, दो हेलिक्स बन रहे हैं, दोनों में बेस है। तो ये बेस ही आपस में जो है जुड़ते हैं। एक स्ट्रैंड का बेस दूसरे स्ट्रैंड का बेस से जो है जुड़ेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि द बेसिस ऑफ वन स्ट्रैंड आर paired in the same plane with the basis of other strand। उसके बाद the two strands are held together by intermolecular hydrogen bond between the base pairs। तो यह एक स्ट्रैंड हुआ जिसमें न्यूक्लियोटाइड हैं, यह भी एक स्ट्रैंड है, इसमें भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं। तो एक स्ट्रैंड का न्यूक्लियोटाइड में जो बेस है वह दूसरे स्ट्रैंड का न्यूक्लियोटाइड के बेस से कंबाइन करता है। और वह कंबाइन किससे करता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। और इसी हाइड्रोजन बॉन्ड के चलते, मतलब यहाँ एक बेस है, यहाँ एक बेस है, दोनों आपस में ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ गया। तो इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू भी जो है सो दोनों आपस में जुड़े रहते हैं। और पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि यह जो बेस है या हेलिक्स का इनसाइड होता है, फॉस्फेट और शुगर आउटसाइड है, लेकिन बेस जो है इनसाइड है। और इनसाइड है इसलिए ये दोनों जो है आपस में क्या होंगे, ऐसे जुड़े रहेंगे थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते डीएनए में जो दो स्ट्रैंड्स हैं दोनों एक दूसरे से जो है कनेक्टेड है। अब टोटल 4 बेस हमने पढ़ा कि डीएनए में 4 बेस है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। और यहाँ हम लोग लिखें कि एक स्ट्रैंड का बेस दूसरे स्ट्रैंड के बेस से पेयर करता है। तो अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि क्या कोई भी बेस किसी से भी पेयर कर सकता है या फिर ऐसा नहीं है। तो ऐसा नहीं है। इसमें से हमेशा याद रखना है कि जो प्यूराइन बेस है वह पेयर करता है पिरिमिडीन बेस से। एक प्यूराइन बेस होगा तो दूसरा पिरिमिडीन होगा, मतलब प्यूराइन और प्यूराइन आपस में नहीं जुड़ेंगे। उसी प्रकार से पिरिमिडीन और पिरिमिडीन ये भी आपस में नहीं जुड़ेंगे।
हमेशा जो दो स्ट्रांड है इसमें से एक स्ट्रांड का प्यूराइन बेस दूसरे स्ट्रांड का पिरिमिडीन बेस से पेयर करता है। हमेशा ये प्यूराइन आपस में कभी नहीं पेयर करेंगे, जुड़ेंगे। पिरिमिडीन भी आपस में कभी पेयर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे इसका एक्सप्लेनेशन है, अभी बताएंगे थोड़ा देर में। फिलहाल हम लोग को इतना याद रखना है कि जो अभी पढ़े कि दो स्ट्रांड में जो बेस हैं एक दूसरे से जुड़ते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, तो हमेशा एक प्यूराइन बेस ऑलवेज कनेक्ट करेगा एक पिरिमिडीन बेस से। प्यूराइन नहीं मिलेगा, पिरिमिडीन नहीं मिलेगा। अब इसमें से भी जो है बोल रहा है कि एडेनिन जो है, एडेनिन वो हमेशा पेयर करेगा थाइमिन से, और जो गुआनिन है वो हमेशा पेयर करेगा साइटोसिन से। इसका भी कारण है कि क्यों ऐसा होगा, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे कि एडेनिन ऑलवेज पेयर्स विथ थाइमाइन वाइल गुआनिन ऑलवेज पेयर्स विथ साइटोसिन। एडेनिन साइटोसिन से नहीं कंबाइन करेगा, गुआनिन भी थाइमिन से कंबाइन नहीं करेगा, हमेशा यही रहेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स जो आपस में जुड़ेंगे, एडेनिन थाइमिन और गुआनिन और साइटोसिन। अब मेन आता है कि आखिर ऐसा है क्यों, ऐसा क्यों है, तो इसके पीछे कारण क्या है। सो देखो अभी हम लोग देखें कि जो बेस आपस में जुड़ेंगे किस बॉन्ड से जुड़ेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेंगे, सिंपल सी बात है। तो बोल रहे कि जो या एडेनिन और थाइमिन है इसके बीच ऐसा दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, जबकि गुआनिन और साइटोसिन के बीच आपस में ऐसा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। अच्छा, अभी कैसे बनता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 और 3, इसी को हम लोग स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन सही तो पता चलेगा। तो जैसे दोनों बेस पहले बनाएं, NH2, दिस वन इज एडेनिन। याद है शुगर वगैरह से आगे जुड़ा हुआ रहेगा, फिर ये शुगर फॉस्फेट वगैरह से जुड़ा रहेगा। अब इसके साथ हम लोग थाइमिन दिखाएंगे। CH3, दिस वन इज थाइमिन। ई नाइट्रोजन से इधर शुगर जुड़ा रहेगा, आगे फिर इधर फॉस्फेट वगैरह होगा। तो अब इसमें से बोला जा रहा है कि 2 हाइड्रोजन बॉन्ड जो है बनेंगे। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ बनेंगे, कैसे बनेंगे, ज़रा ध्यान देना है। ये है NH ऐसा। तो सबसे पहले तो ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है यहाँ ऐसा, और फिर एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है यहाँ। तो ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बने, और ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड किसके किसके बीच बने, एडेनिन और थाइमिन के बीच। इसलिए हम लोग ऐसे लिखते हैं एडेनिन थाइमिन, और बीच में ऐसा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, इस प्रकार से ऐसा। उसी प्रकार से गुआनिन और साइटोसिन ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे, और गुआनिन साइटोसिन के बीच टोटल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। कैसे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे देखते हैं इसको भी फिगर से हम लोग। स्ट्रक्चर बेस का पता हो तो बनाना आसान है। इधर इस शुगर वगैरह आगे जुड़ा हुआ है। तो दिस वन इज गुआनिन, इसके साथ बनाएंगे हम लोग साइटोसिन। तो साइटोसिन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ भी एन, ये डबल बॉन्ड हो, इधर इस शुगर से जुड़ा हुआ रहेगा, यहाँ डबल बॉन्ड,
यहाँ डबल बॉन्ड और फिर यहाँ NH2 है। अच्छा, दिस इज साइटोसिन। अब ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ कहाँ बनेंगे, तो एक बन जाएगा देखो इसके साथ यहाँ, ठीक, फिर एक बन जाएगा इसके साथ यहाँ, और एक बन जाएगा यहाँ। मतलब यहाँ नाइट्रोजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और ये भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन। या हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इसका दिया हुआ 0.29 नैनोमीटर, उसी प्रकार से इसका भी है 0.29 नैनोमीटर, इसका थोड़ा ज़्यादा है 0.30 नैनोमीटर। सेम में यहाँ है, ये 0.30 नैनोमीटर और ये 0.28 नैनोमीटर। मतलब NH हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़ा लंबा है तो कमज़ोर होगा, OH हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़ा छोटा है, रीजन की ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के साथ साथ इसका साइज भी क्या है, छोटा है। तो यहाँ जो बना वह बना गुआनिन और साइटोसिन के बीच टोटल 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसे अब हम लोग सारी बात को जो है थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि 2 न्यूक्लियोटाइड चेन जो आपस में जुड़ते हैं वह बेस के थ्रू, और बेस आपस में जुड़ते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। हमेशा एक प्यूराइन बेस पिरिमिडीन बेस से कंबाइन करेगा, उसमें से एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ कंबाइन करता है, गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ कंबाइन करता है। एडेनिन और थाइमिन के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, गुआनिन और साइटोसिन के बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ठीक, कैसे बॉन्डिंग होगा ये दिखाया गया है। NH हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़ा सा बड़ा है तो कमज़ोर होगा, और OH हाइड्रोजन बॉन्ड छोटा। OH हाइड्रोजन बॉन्ड छोटा क्यों है, क्योंकि नाइट्रोजन की तुलना में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और साइज छोटा है, तो छोटा साइज होने के चलते इसका बॉन्ड लेंथ भी क्या है, कम है, मजबूत होगा। उसी प्रकार से यहाँ गुआनिन और साइटोसिन के बीच टोटल 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। अब जो इसमें से क्वेश्चंस एराइज होते हैं वे कौन से क्वेश्चन हैं, नंबर 1 कि आखिर एक प्यूराइन बेस प्यूराइन से क्यों नहीं कंबाइन करेगा, और पिरिमिडीन बेस पिरिमिडीन से कंबाइन क्यों नहीं करेगा। क्यों एक प्यूराइन हमेशा पिरिमिडीन से ही कंबाइन करता है, पेयर करता है। तो सिंपल सी बात है, देखो यह जो है प्यूराइन बेस है, प्यूराइन बेस, और ई जो है वो पिरिमिडीन बेस है। ठीक, पिरिमिडीन बेस स्मॉल है, देख रहे हो एक ही रिंग है, जबकि इसमें 2 रिंग है, तो ये बल्कि है। तो होगा क्या कि यदि 2 प्यूराइन बेस आपस में कंबाइन करते हैं, इसका मतलब 2 बल्कि बेस कंबाइन करेंगे, और 2 बल्कि बेस का कंबाइन करना पॉसिबल नहीं है। और उसका रीज़न होगा कि ये दोनों जो एरोमेटिक रिंग है, और एरोमेटिक रिंग में या जो पाई इलेक्ट्रॉन होता है, तो पाई इलेक्ट्रॉन है मतलब इलेक्ट्रॉन रिच है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इसके बीच थोड़ा सा यहाँ रिपल्सन का फैक्टर आ जाएगा। और रिपल्सन का फैक्टर आ जाने का मतलब कि ये दोनों रिंग यदि दोनों प्यूराइन ही है तो बताए ना, दोनों बड़ा बड़ा है, ऐसे दोनों बल्कि है। और यदि यह दोनों बल्कि है तो फिर आपस में पेयरिंग पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच यहाँ रिपल्सन होने का पॉसिबिलिटी है, स्टेरिक रिपल्सन भी हो सकता है। तो इस केस में दोनों एक दूसरे से कंबाइन नहीं करेंगे। स्मॉल वाला में क्या दिक्कत है, तो बोल रहा है कि स्मॉल वाले इतने स्मॉल हैं, स्मॉल वाले इतने स्मॉल हैं कि एक दूसरे से हाथ मिलाना भी चाहे तो नहीं मिला पाएंगे, क्योंकि हाथ छोटा है। समझ रहे हो बात को, क्या बोला जा रहा है। यहाँ दिक्कत है कि दोनों का साइज बड़ा है तो स्टेरिक रिपल्सन वगैरह आ जाएगा, और यहाँ है कि साइज इतना छोटा है कि दोनों एक दूसरे तक पहुँचेगा ही नहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। या फिर यदि यहाँ दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बन भी जाता है तो स्ट्रेंथ काफ़ी कम होगा, बहुत वीक हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, जो हो सकता है कि ऑटोमेटिकली डिसोसिएट कर जाए। इसीलिए 2 पिरिमिडीन बेस काफ़ी छोटे होने के चलते नहीं कंबाइन कर पाते हैं, प्यूराइन बेस काफ़ी बड़े होने के चलते नहीं कंबाइन कर पाते हैं। इसीलिए हम लोग लेते हैं एक बड़ा बेस प्यूराइन और दूसरा छोटा बेस पिरिमिडीन, ताकि आसानी से दोनों में जो है कम्बिनेशन हो सके। ठीक, तो एक ही एक्सप्लेनेशन हो गया कि क्यों प्यूराइन पिरिमिडीन से कंबाइन करता है, प्यूराइन प्यूराइन क्यों नहीं, और पिरिमिडीन पिरिमिडीन क्यों नहीं। दूसरा क्वेश्चन कि क्यों एडेनिन थाइमाइन के साथ मिलता है और क्यों गुआनिन साइटोसिन से मिलता है। मतलब ऐसा पॉसिबिलिटी क्यों नहीं है कि यह एडेनिन जो है वह साइटोसिन से मिलता और गुआनिन थाइमाइन से मिलता, लेकिन ऐसा तो हम लोग बोल रहे नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा, इसका भी सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। अभी हमने देखा कि एडेनिन और थाइमिन के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, गुआनिन और साइटोसिन के बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है।
यदि ऐसा ना हो करके ऐसे हो कि एडेनिन साइटोसिन मिले, गुआनिन थाइमिन मिले, तो दोनों केस में एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। स्ट्रक्चर बना करके आप देख सकते हो, एक हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें भी बनेगा, एक यहाँ भी बनेगा। अब हम लोग ये तो जानते ही हैं बॉन्डिंग का कंसेप्ट में कि जितना ज़्यादा बॉन्ड बने मतलब वो उतना ज़्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। तो चूंकि एडेनिन थाइमिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हैं, लेकिन यही एडेनिन साइटोसिन से जुड़ेगा तो 1 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेगा, तो एक से ज़्यादा बढ़िया 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। उसी प्रकार से गुआनिन साइटोसिन आपस में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हैं, लेकिन यही गुआनिन जाकर के थाइमाइन से जुड़ेगा तो एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेगा। तो यह नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पे डिपेंड कर रहा है कि व्हाई एडेनिन ऑलवेज पेयर विथ थाइमाइन एंड गुआनिन ऑलवेज पेयर विथ साइटोसिन। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे व्हाई टू प्यूराइन बेसिस डू नॉट कपल विच ईच अदर एंड व्हाई टू पिरिमिडीन बेसिस डू नॉट कपल विच ईच अदर। यहाँ भी एक्सप्लेनेशन है कि प्यूराइन बेसिस बल्कि हैं, स्टेरिक रिपल्सन होगा, नहीं मिल पाएंगे, ये काफ़ी छोटे हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा भी तो काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा उस केस में, क्योंकि पहुँच ही नहीं पाएंगे, इसलिए एक बड़ा बेस और एक क्या रहेगा, छोटा बेस रहेगा। तो इतना अभी हम लोग देख लिए बेस का पेयरिंग, कैसे 2 स्ट्रैंड एक दूसरे से जुड़ेंगे, बेस का पेयरिंग कैसे होगा, कौन से बेस किससे जुड़ेंगे, ये भी जो है हमने देख लिया। उसके बाद बोल रहा है कि 2 स्ट्रैंड में जो बेस का सीक्वेंस होता है वह कॉम्प्लीमेंट्री होता है। क्या इसका मतलब हुआ, समझोगे? तो नेक्स्ट पॉइंट इसका, द सीक्वेंसेस ऑफ बेसेस इन one strand of DNA double helix is complementary to that in the other strand। इसका मतलब हुआ कि जैसे ये जो स्ट्रैंड हम लोग बनाए हैं ऐसे करके, इसको और अच्छे से बनाया जाए, ऐसे करके जो स्ट्रैंड हम लोग बनाए हैं ऐसा, तो बोल रहा है कि यदि इस स्ट्रैंड में यहाँ एडेनिन है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ होगा थाइमिन, फिर यहाँ यदि गुआनिन है तो यहाँ होगा साइटोसिन, और ये दोनों ऐसे आपस में यहाँ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेंगे और ये दोनों आपस में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेंगे, ऐसा इस तरह से बोल रहा है। अब जो यह डीएनए है, नेक्स्ट पॉइंट के लिए यहाँ तक तो हम लोग समझ गए कि हमेशा दोनों स्ट्रैंड में कॉम्प्लीमेंट्री बेस एक दूसरे के आमने सामने होंगे ताकि वे हाइड्रोजन बॉन्ड से जो है जुड़ सके। अब यह जो डीएनए है 3 प्रकार का होता है, एक होता है बी डीएनए, फिर होता है ए डीएनए और एक होता है जेड डीएनए। क्या अंतर है तीनों में? तो बी डीएनए में बोल रहा है कि 10 बेस पेयर्स होंगे पर टर्न, माने एक बारी जो यहाँ से यहाँ टर्न हो रहा है इसमें से टोटल 10 बेस पेयर होंगे। ए डीएनए में जो है 11 बेस पेयर होते हैं और जेड डीएनए में 12 बेस पेयर होते हैं। इसमें से बी और ए ये दोनों जो है राइट हैंडेड हेलिक्स बनाता है, और ये जो है लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स बनाएगा, तो डीएनए 3 प्रकार के हुए, बी डीएनए, ए डीएनए, जेड डीएनए। बी डीएनए में 10 बेस पेयर होता है पूरा एक टर्न में, ए डीएनए में 11 बेस पेयर और जेड डीएनए में टोटल 12। जेड डीएनए लेफ्ट हैंडेड हेलिकल बनाता है, जैसे इसमें राइट से जा रहा है तो उसमें लेफ्ट से आएगा, इस तरह से करके ऐसा आएगा, इस तरह का हेलिक्स बनेगा, और ये दोनों तो राइट हैंडेड है ही। अब इसमें से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म बेसिकली बने होते हैं बी डीएनए, क्योंकि यह बी डीएनए ही मोस्ट स्टेबल है। इन तीनों में जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म है वह कौन सा है? बी डीएनए है। अब नेक्स्ट इसमें आता है, जैसे प्रोटीन में हम लोग पढ़े थे डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन,
कि यदि हम लोग टेम्परेचर बढ़ा दें, पीएच वगैरह चेंज कर दें, कुछ इलेक्ट्रोलाइट मिला दें, तो उसमें से प्रोटीन का डीनेचुरेशन होता है, मैंने स्ट्रक्चर चेंज कर जा रहा था, ग्लोबुलर बदल जा रहा था फाइब्रस में। उसी प्रकार से डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए का भी डीनेचुरेशन होता है। कैसे? बोल रहा है कि जो डीएनए का इस प्रकार से स्ट्रक्चर है, हेलिकल स्ट्रक्चर, तो इस केस में यदि आप टेम्परेचर को बहुत हाई करते हो या पीएच बहुत लो कर देते हो या फिर बहुत हाई कर देते हो, तो एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड वेरी लो और वेरी हाई पीएच, ये जो दो स्ट्रैंड आपस में जुड़े हुए हैं ये दोनों खुल जाते हैं, और खुल जाने के बाद ये अलग अलग हो जाएंगे। देखो ऐसे ये अलग हो जाएगा, और जो इधर वाला है ये फिर ऐसे अलग हो जाएगा, अलग हो जाते हैं दोनों, अनफोल्डिंग हो जाता है। यहाँ दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, यहाँ अनफोल्ड कर जाएंगे, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। और क्यों? क्योंकि यदि आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, पीएच लो या हाई करते हो, तो यहाँ ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है बेस पेयर के बीच, यह हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने के चलते जो दोनों स्ट्रैंड आपस में जुड़े हैं, कंबाइन किए हुए हैं, वे ऐसे सेपरेट हो जाते हैं, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। अब क्या करो कि जो आप टेम्परेचर बढ़ाए थे या पीएच जो चेंज किए थे, इसको वापस ओरिजिनल ले आओ, मतलब टेम्परेचर फिर से नॉर्मल कर दो, पीएच वगैरह भी नॉर्मल कर दो, तो ये फिर आपस में जुड़ करके ऐसे ही बन जाएंगे। तो दोनों का सेपरेट होना कहलाया डीनेचुरेशन, और दोनों का आपस में जुड़ना कहलाता है एनिलिंग। फिर से रिकम्बाइन कर जाना क्या कहलाता है? दोनों का एक दूसरे में एनिलिंग कहलाता है। ठीक है, तो इतना सारा बात जो हम लोग देखे लास्ट में, डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए, एनिलिंग। डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए मतलब ये दोनों जो हेलिक्स है, जो स्ट्रैंड है, जो एक दूसरे से जुड़े हैं बेस पेयर के थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड से, वे सेपरेट हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कर दोगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह टूट जाएगा, पीएच भी बहुत ज़्यादा चेंज करोगे, वहाँ भी यही दिक्कत आना है, तो ये डीनेचुरेशन कहलाया। अब ये जो अलग हुए हैं, फिर से टेम्परेचर नॉर्मल आने पे जो है, या पीएच नॉर्मल आने पे आपस में जुड़ भी जाएंगे, पहले के जैसे हो जाते हैं, और यह कहलाता है एनिलिंग। या इसी को रीनेचुरेशन के नाम से भी हम लोग जान सकते हैं। तो इस तरह से वाटसन हेलिक्स डबल मॉडल में जितने भी पॉइंट थे, इसको हम लोग एक एक करके डील किए। नेक्स्ट लेक्चर में जो है सारे पॉइंट्स को एक बार फिर से समराइज करेंगे, और समराइज करके डीएनए का कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। धन्यवाद।